तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। पुनर्जन्म एक ऐसी चीज जिस पर तमाम बहस होती रही है। आज जो कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये पुनर्जन्म की वो कहानी है जो अपने देश में कहते हैं कि शायद सच के सबसे करीब है। ये वो कहानी है जिस पर खुद गांधी जी ने एक कमेटी बिठाई थी कि पुनर्जन्म की इस सच्चाई के पीछे की हकीकत क्या है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1902 से। तब अंग्रेजों की हुकूमत थी अपने देश में। 8 जनवरी 1902 मथुरा के करीब एक गांव, और उस गांव में एक चतुर्बुद्ध नाम के शख्स रहा करते थे और उनके घर एक बेटी पैदा होती है। बेटी का नाम रखा जाता है लुगदी। उस दौर में बाल विवाह बड़ी आम बात थी। जब लुगदी की उम्र सिर्फ 10 साल की हुई, यानी कि 1902 में पैदा हुई थी और 1912 में सिर्फ 10 साल की उम्र में लुगदी की शादी तय कर दी गई और उसकी शादी हो गई। शादी होती है मथुरा के रहने वाले एक कपड़ा कारोबारी जिनका नाम केदारनाथ चौबे। लेकिन चूंकि लुगदी की उम्र सिर्फ 10 साल थी, तो शादी के बाद एक और चीज होती थी कि गौना, यानी कि जब तक लड़की बड़ी ना हो जाए तब तक ससुराल नहीं भेजा जाता है। तो शादी के बाद अब लुगदी अपने मायके में है। जब वो बड़ी हो गई, कुछ साल के बाद उसे अपने ससुराल भेज दिया गया। इधर केदारनाथ चौबे की कहानी यह थी कि लुगदी से पहले उनकी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन बीमारी की वजह से उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई। घर वालों ने समझाया, तब वो दूसरी शादी करने को तैयार हो गए और लुगदी से शादी कर ली। अब लुगदी अपने ससुराल आ चुकी थी। धीरे धीरे वक्त बीता, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान में 1924 में पहली बार लुगदी प्रेग्नेंट होती है और एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन वो बच्ची मुर्दा पैदा होती है। पहली ही बच्ची का जन्म और वो भी मुर्दा, घर में मातम छा जाता है। लेकिन खैर, फिर वक्त बीतता है। अब 1925 आ जाता है। लुगदी की उम्र 23 साल, वो दोबारा प्रेग्नेंट होती है और इस बार 25 सितंबर 1925 को वो एक बेटे को जन्म देती है। क्योंकि मथुरा में पहली बार जब वो प्रेग्नेंट हुई और डिलीवरी के लिए गई तो बच्ची मुर्दा पैदा हुई थी, इसलिए घर वालों ने कहा कि किसी अच्छे अस्पताल में ले जाते हैं डिलीवरी के लिए। तो दूसरी बार उसे आगरा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया था और वहीं 25 सितंबर 1925 को लुगदी ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन बेटे को जन्म देने के बाद लुगदी की तबीयत बिगड़ गई। अगले 9 दिनों तक वो अस्पताल में रही। इस दौरान वो सिर्फ एक बार अपने बच्चे को देख पाई और 9 दिन के बाद 4 अक्टूबर 1925 को लुगदी की मौत हो गई। घर में एक बार फिर से मातम पसर गया। अब इस मौत के बाद जो बेटा था, उसी के सहारे चौबे परिवार अपनी जिंदगी गुजारने लगा। धीरे धीरे वक्त बीता। 1 साल 10 महीने और 7 दिन बीत गए लुगदी की मौत को। 4 अक्टूबर 1925 को लुगदी की मौत के ठीक 1 साल 10 महीने और 7 दिन बाद 11 दिसंबर 1926 को मथुरा से करीब 125 किलोमीटर दूर दिल्ली के दरियागंज में एक बच्ची का जन्म होता है। इस बार जो ये बच्ची पैदा हुई वो बाबू रंग माथुर उनका नाम, और उनके घर में ये बिटिया पैदा हुई। लुगदी की मौत के 1 साल 10 महीने और 7 दिन बाद बेटी का नाम रखा इन्होंने शांति। अब शांति धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन शुरुआत में कुछ वक्त के बाद जैसे बच्चे कुछ ना कुछ बोलते हैं, शांति बड़ी खामोश रहती थी। 4 साल की उम्र हो गई लेकिन शांति कुछ बोलती ही नहीं। घर वाले बड़े परेशान, कई डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा बच्चों में होता है। लेकिन फिर 4 साल बाद शांति ने बोलना शुरू किया और खूब बोलती। लेकिन घर वाले फिर चौंके, क्योंकि वो जो बोलती थी वो उनके घर की बोली ही नहीं थी, न दिल्ली की भाषा थी। वो एक तरह से ब्रिज भाषी, मथुरा के इलाके में जो बोली बोली जाती है वो उसी जुबान में बात करती। घर वालों को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उनका ना मथुरा से कोई ताल्लुक, ना कोई परिवार का रहने वाला, ना आना जाना, कभी गए नहीं, लेकिन उसकी भाषा बोली वैसी। खैर, अब जब वो बोलना शुरू हुई तो 5 साल की उम्र आते आते अब शांति घर में ये बोलती है कि ये मेरा घर नहीं है, आप लोग कौन हो? वो कहते हैं हम तुम्हारे माँ बाप हैं। कहते नहीं, आप लोग नहीं हो, मेरे माँ बाप तो मथुरा में है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक पति है, मेरा एक बेटा है, मेरे जेठ है, मेरे देवर है, आप लोग अनजाने हो।
शुरू में लगा कि बच्ची है, यूं ही बोल रही है, लेकिन वो धीरे धीरे जिद पकड़ने लगी और हर दिन ये कहने लगी कि मैं इस घर में क्यों। घर वाले परेशान हो गए। इस दौरान में उसे स्कूल में भी डाल दिया। स्कूल में भी वो जो मथुरा और वहां के आसपास के इलाके की बोली बोलती तो बच्चों को भी अजीब लगता। अब इस जिद पे कि ये माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप मथुरा में है, मेरा पति मथुरा में है, बेटा मथुरा में है, घर वाले परेशान, और उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया। एक दिन एक डॉक्टर ने शांति से बात की। अच्छा, शांति जब भी बात करती तो घर वाले पूछते कि ये बताओ तुम्हारा शादी हो गई, पति का नाम क्या है। तो पति का नाम सुनते ही वो शर्मा जाती, लेकिन नाम नहीं लेती। अच्छा, वो दौर था जब बहुत सारे इलाकों में पति का नाम पत्नियां नहीं लेती थी, लेकिन उसने कभी लिया नहीं। अब डॉक्टर उससे बातचीत कर रहा है। डॉक्टर ने उससे सब कुछ पूछा। उसने कहा कि अच्छा तुम्हारे 2 बच्चे हैं। उसने कहा एक बच्ची मेरी पैदा ही हुई थी जब वो मुर्दा, दूसरा एक बेटा है। कैसे पैदा हुई, उसने दोनों की कहानी सुना दी। उसने कहा मेरी दोनों सिजेरियन थी, सर्जरी के थ्रू हुई, एक मथुरा के अस्पताल में, दूसरा आगरा के अस्पताल में, और एक प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी, जो सर्जरी, ये जो एक परिपक्व माँ बता सकती है, वो एक 5-6 साल की बच्ची एक डॉक्टर के सामने बैठकर बता रही। डॉक्टर हैरान कि इसे ये सब कैसे जानकारी। डॉक्टर ने भी कहा कुछ गड़बड़ है। खैर, अब माँ बाप को बच्ची सौंप दी गई। अब वो अब भी लगातार जिद। एक दिन अचानक वो गायब हो गई घर से। वो कहती थी मुझे मथुरा जाना। घर वाले डर गए कि कहीं मथुरा ना चली गई हो, लेकिन खैर उन्हें दिल्ली में ही मिल गई। वापस लाए। उन्हें लगा अब ये कभी भी हो सकता है, क्या करें। इसी दौरान में जो बाबूराम माथुर यानी कि शांति के पिता थे, उनके एक कजन थे जो दरियागंज के ही एक नामी स्कूल आज भी है, रामदास स्कूल, वहां टीचर थे। उन्होंने ये मसला बताया कि ऐसे ऐसे शांति इस तरह से बोलती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बच्चों को हैंडल करता हूं, मैं आपको बताता हूं। अब उन्होंने शांति से अकेले में बातचीत की। शांति ने सारी वही बातें बताई। बट पहली बार बिशन चंद जो टीचर थे, उन्होंने शांति को एक लालच दिया। उन्होंने कहा अच्छा, मैं तुम्हें मथुरा ले चलूंगा, तुम्हारे घर वालों के पास, तुम्हारे पति के पास, तुम अपने पति का नाम बताओ। पहली बार लगा शांति को कि चलो कोई तो है जो मुझे मथुरा ले जाएगा। तब उसने अपना नाम बताया, पति का। उसने कहा मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे, और वो मुझे चौबाइन कहकर बुलाते थे। ये पूरी कहानी सुनने के बाद जो स्कूल टीचर बिशन चंद थे, उन्होंने एक खत लिखा, और उस खत में ये सारी बातें जो शांति ने कही वो लिखी कि इस तरह से वो बताती है कि उसका परिवार वहां है। और फिर उन्होंने नाम लिखा केदारनाथ चौबे, कपड़े की दुकान एक के। उसने ये भी बताया था कि मेरे घर के करीब एक मंदिर है द्वारकाधीश, और वहीं पे मेरा घर है और दुकान भी वहीं पे है। तो द्वारकाधीश मथुरा केदारनाथ चौबे के नाम पे उन्होंने एक लेटर लिखा और भेज दिया। तब उस वक्त मकान नंबर कहाँ हुआ करते थे, लोग वैसे ही पहचान जाते थे, डाकिया पहुंचा देता था। अब यह खत मिलता है केदारनाथ चौबे को। वो खत पढ़ते हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखी हुई सारी बातें सच थी। वो सोचते हैं क्या करूं। तब वो खुद जाने की बजाय ये फैसला करते हैं कि अपने कजन, चचेरे भाई, जिनका नाम कांजीलाल, उसको दिल्ली भेजते हैं। खत में पता दिया हुआ था टीचर साहब ने। वो दिल्ली आते हैं, कांजीलाल टीचर से मिलते हैं, बताते हैं मैं केदारनाथ चौबे का भाई हूं। वो उनको घर ले जाते हैं। अब घर ले जाने के बाद शांति घर में है, और बिशन चंद जो टीचर है वो शांति को बुलाते हैं और कहते हैं कि इनसे मिलो, ये तुम्हारे पति हैं। शांति कांजीलाल की तरफ देखती है, मुस्कुराती है और फिर पैर छूती है। कहती है नहीं मास्टर साहब, ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे देवर है। ये सुनकर पूरा घर हैरान रह जाता है। इसके बाद कांजीलाल को बहुत सारी चीजें बताती है। कहती है कि हमारा घर है, घर के अंदर एक आंगन है, हमारे घर की पहली मंजिल पर मेरा कमरा था जहां मैं चौबे जी के साथ रहती थी, 2 बाथरूम हैं। ये सारी बातें उसने एकदम, दुकान कहाँ पे, मंदिर कहाँ पे, घर कहाँ पे, वो सारी चीजें कांजीलाल सुनकर हैरान। पता चला ये बच्ची कभी मथुरा भी नहीं गई है। वो वापस लौटते हैं मथुरा और अपने भाई को बताते हैं। केदारनाथ चौबे जब ये बातें सुनते हैं तो वो भी परेशान, हैरान। फिर वो तय करते हैं कि वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर दिल्ली जाएंगे। अब वो अपनी पत्नी और बेटे और साथ में अपनी माँ, इनके साथ दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली आने के बाद अब इन्हें शांति के घर ले जाया जाता है। शांति कहीं अलग थी, सब बैठे हैं, सारी बातें बताई गई। इसके बाद आप शांति को बुलाया गया। शांति को बुलाने के बाद आप केदारनाथ चौबे से मिलाया जाता है, ये कहकर किन से मिलो, ये तुम्हारे जेठ हैं। शांति आती है, केदारनाथ चौबे को देखती है, पैर छूती है, मुस्कुराती है, शर्माती है और कहती है नहीं, ये मेरे पति हैं। जैसे ही ये सुनते हैं सारे परेशान। फिर वो एक बच्चा था, उस बच्चे को देखते ही वो कहती है शांति कि ये मेरा बेटा है,
दोनों की उम्र में 1 साल का फर्क है। अब वो कहते हैं केदारनाथ चौबे कि जब तुम अस्पताल में थी तो सिर्फ एक बार मिली थी, अब तो ये बड़ा हो गया है, तुम्हें कैसे मालूम ये तुम्हारा बेटा है? उसने कहा मैं मां हूं। दिल से आवाज आती है। फिर उसने सास को देखा, सास के पैर छुए, सास के भी पहचान गई। थोड़ी देर के बाद अब यह कि खाने वाने का टाइम हो गया तो कहा कि आप खाना खा कर जाएंगे। तो अचानक शांति अपनी मां से कहती है, मां आप दाल बनाना और घिया की सब्जी बनाना, क्योंकि इनको और माता जी यानी कि सास, उनको यही पसंद है। वो दोनों ये सुनकर फिर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सच में उन्हें यही सब्जी पसंद थी। खैर, इन सारी चीजों के बाद पति कहते हैं कि मुझे एक बार कमरे में मिलना है, इससे कुछ बात करनी है। वो कमरे में ले जाते हैं, शांति से वो बातें करते हैं जो एक पति पत्नी के बीच में होती है। बाहर आते हैं, कहते हैं इसने सारी बातें सच की। बल्कि शांति उस दिन नाराज हुई। उसने कहा आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे मरने के बाद फिर शादी नहीं करेंगे, लेकिन आपने शादी की। लुगदी की मौत के बाद जो चौबे जी हैं उन्होंने तीसरी शादी कर ली थी, तो वो नाराज हुई। खैर, उसके बाद रात को ये लोग मथुरा लौटे। अगले दिन मथुरा के हर अखबार में ये खबर पुनर्जन्म की, शांति की और लुगदी की, फिर दिल्ली के अखबारों में खबर छपी, फिर देश दुनिया के अखबारों में, और यही खबर गांधी जी तक पहुंची। जब गांधी जी तक पहुंची तो उन्हें भी बहुत विचित्र लगाई। फिर उन्होंने, चूंकि गांधी जी दिल्ली में ही थे, एक दिन अपने आश्रम पर शांति और उसके माता पिता को बुलाया और उसकी पूरी कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद गांधी जी को भी लगा कि यह पुनर्जन्म का मामला है। फिर उन्होंने 15 सदस्यीय एक टीम बनाई, जिसमें कुछ सांसद, कुछ डॉक्टर, कुछ वकील, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ मैगजीन के एडिटर, कुछ पुनर्जन्म पे जो रिसर्च कर रहे थे, उनको शामिल किया गया और कहा गया कि सच्चाई पता कीजिए। अब ये सारे लोग एक साथ मिले, शांति से पूरी बातचीत की। फिर उन्होंने कहा कि हम मथुरा चलते हैं। शांति को ट्रेन में बिठाकर अभी मथुरा ले जा रहे हैं। इत्तेफाक से दिल्ली से चलते हुए ट्रेन लेट हो गई। शांति कहती है अब हम शाम तक पहुंचेंगे, तब तक हमारे घर के सामने का जो मंदिर उसका कपाट बंद हो जाएगा। कह रहे तुम्हें कैसे पता? उन्होंने कहा चलिए देख लीजिएगा। हैरान। अब खैर मथुरा स्टेशन उतरते हैं। वहां भीड़ में एक शख्स खड़ा था। शांति सबको छोड़कर उस शख्स के आगे बढ़ती है और जाकर पैर छूती है। कमेटी, जो इंक्वायरी कमेटी के लोग थे, जो मेंबर, पूछती है कौन है? तो ये बताती है मेरे जेठ है, यही जेठ है। फिर उनसे पूछा जाता, कहती हाँ यही मैं ही हूं। इसके बाद वो स्टेशन से बाहर आते हैं। फिर शांति से कहा जाता है कि देखो यहां से हम तांगे पर बैठेंगे, घर तक का रास्ता तुम बताओगी। कहती हाँ मुझे याद है, सब पता है। अब 2 तांगे में 15 सदस्यीय टीम और शांति बैठ जाती है। अब वो तांगे वाले को रास्ता बताती जा रही है। तांगा वाला उसी हिसाब से चलता जा रहा है। वो दुकान दिखाती है, वो फिर द्वारकाधीश मंदिर दिखाती है, और एक जगह तांगा रोक कर एक घर में दाखिल हो जाती है। कमेटी के लोग पीछे पीछे, वहां पूरा परिवार, वो जाकर सबके पैर छूती है, सबसे मिलती है, सिवाय एक के जिसको वो नहीं पहचानती थी। वो थी चौबे जी की तीसरी पत्नी। फिर अचानक वो कहती कि यहां तो एक कुआं था। कमेटी के लोग भी कहते हैं तुमने कहा था, जो कुआं तो था नहीं। तब केदारनाथ चौबे मुस्कुराते हैं और आंगन में रखा हुआ एक बड़ा सा पत्थर हटाते हैं। उस पत्थर के नीचे कुआं था, वो बंद कर दिया गया था। फिर वो बताती है कि ये बाथरूम ये है, इधर है, और कहती मेरा कमरा ऊपर है। वो भागकर ऊपर जाती है, वहां एक फ्लावर पॉट रखा था, उसको हटाती है। उसने कहा मैंने वहां पैसे छुपा कर रखे थे। वहां एक गड्ढा था, सचमुच उस गड्ढे में हाथ डालती है, लेकिन गड्ढे में कुछ नहीं था। अब लोग पूछते हैं कि तुमने तो कहा था यहाँ पैसे छुपाए, पैसे तो है नहीं। उसने कहा मैंने छुपाए थे। उन्होंने कहा कितने थे? इसने कहा कि उस वक्त करीब 150 रुपये मैंने जोड़ के रखे थे। तो अचानक चौबे जी कहते हैं कि हाँ एक रोज ये गड्ढे पे नजर पड़ी मेरी, और यहाँ कुछ ना कुछ वो करती रहती थी लुगदी, तो मैंने हाथ डाला तो उसमें से पैसे निकले थे, और वो 150 रुपये ही थे। ये सब सुनने के बाद अब कमेटी के लोग इसको, शांति को, उसके अपने माँ बाप के गांव ले जाते हैं। वहां भी जाने के बाद वो अपनी माँ को पहचानती है, अपने पिता को पहचानती है, पूरे घर का नक्शा बताती है। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो हर कोई हैरान कि इसमें से एक भी ऐसी चीज नहीं है जो झूठी हो। अब इन तमाम जो 15 सदस्यीय टीम थी जिसको गांधी जी ने तैयार की थी, वो अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं, और हर एक कहते हैं कि शांति ही लुगदी और लुगदी ही शांति है। ये पुनर्जन्म का मामला है। इस दौरान में कनाडा और कहां से जो पुनर्जन्म पर रिसर्च कर रहे थे वो लोग भी इंडिया आते हैं। शांति का इंटरव्यू होता है, उससे बातचीत होती है, अखबारों में, मैगजीन में, हर जगह ये खबर, ये पुनर्जन्म की खबर एक जमाने में सुर्खियों में थी। और चूंकि गांधी जी बीच में आए थे, उन्होंने इसकी सच्चाई जानने के लिए कमेटी बनाई थी, तो ये और भी सुर्खियों में थी।
तब ये सब कुछ होता रहा। लेकिन फिर यहां मसला ये आ गया कि शांति की उम्र जब ये सारी चीजें हुई तब 9 साल की हो गई थी। करीब 10 साल का तो उसका बेटा था, बल्कि 8 साल का, 1 साल छोटा। अब ये है कि ये शांति ही लुब्धि है, लुब्धि ही शांति है, और ये केदारनाथ चौबे की पत्नी है। लेकिन क्या किया जाएगा? सच्चाई होने के बावजूद आप एक बच्ची और एक इतना बड़ा आदमी, आप उसको पत्नी के तौर पर उसके साथ नहीं रख सकते। फिर उसने की तीसरी शादी हो चुकी, क्योंकि उसकी नजर में उसकी पत्नी तो मर ही चुकी है, और बेटे और मां के बीच में साल भर का फर्क, समाज सोसाइटी क्या कहेगा, बड़ी मुश्किल। लेकिन शांति ने इसका भी हल निकाला। वो चौबे जी से नाराज थी, क्योंकि उसने कहा था कि चौबे जी ने वादा किया था जब वो अस्पताल में थी, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो आप शादी नहीं करोगे। और केदारनाथ चौबे को इस बात का अफसोस है। उन्होंने कहा, हाँ मैंने वादा किया था और ये वादा तोड़ा घर वालों के दबाव की वजह से कि एक बेटा हो गया है, इसकी परवरिश कैसे होगी, तो इसलिए मैंने तीसरी शादी की थी। इसके बाद अब ये जब साबित हो गया तो फिर कभी शांति ने मथुरा अपने उस ससुराल का रुख नहीं किया। बीच में वो मथुरा के पास के गांव के अपने माँ बाप से जरूर मिली। उसके माँ बाप भी दिल्ली उससे खासतौर पर मिलने आते थे, क्योंकि शांति में वो लुब्धि को देखते थे, हर चीज उसे याद थी। लेकिन उसने अपने ससुराल से फिर मुंह मोड़ लिया। शायद उसकी वजह यह भी थी कि उस धीरे धीरे अब वो बड़ी हो रही थी, उसे पता था कि वो एक पारिवारिक आदमी, पत्नी है, उनसे भी बच्चा हुआ है और उसका भी बेटा है। बेटे से कुछ बार मिली, फिर बेटे से भी कभी नहीं मिली, और शांति कभी मथुरा गई ही नहीं। घर वालों ने जब वो बड़ी हुई, शादी के लायक हुई, तो जो बाबू रंग माथुर उसके पिता थे दरियागंज में, उनकी माँ, इन सब ने बड़ी उसको फोर्स किया कि अब तुम शादी के लायक हो, शादी कर लो। वो हमेशा शादी टालती रही। उसने कहा अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी, वक्त कटता रहा। उसने पढ़ाई लिखाई की, लेकिन शादी नहीं की। जब उम्र बीतती रही तब लास्ट में उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं शादीशुदा हूं। मैं जानती हूं कि मेरे 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक मुर्दा पैदा हुआ था, एक मेरा बेटा है जो मथुरा में है, मेरा एक पति है। तो मैं एक पति जो अभी जिंदा है उसके रहते हुए मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? ये शांति ने प्रण लिया और उसने शादी नहीं की। 61 साल तक शांति दिल्ली में रही, इसी वादे और प्रण के साथ कि अब वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। और 61 साल की उम्र में 27 दिसंबर 1987 को दिल्ली में ही शांति ने दम तोड़ दिया। शांति देवी की मौत हो गई। जब उनकी पहली मौत हुई थी तब लुब्धि की उम्र 23 साल थी सिर्फ। जब दूसरे बेटे को जन्म देने के 9 दिन के बाद मौत हुई थी, और जब शांति का जन्म हुआ तो शांति ने शांति देवी बनकर कुल 61 साल की जिंदगी जी। 61 साल के बाद 27 दिसंबर 1987 को शांति की मौत हो गई। कहते हैं कि अपने देश में पुनर्जन्म के सबसे करीब, सबसे सच अगर कोई कहानी है तो वो यही कहानी है, जिसने अपने दौर में सुर्खियां बटोरी थी। आज भी शांति का परिवार दिल्ली में है। आज भी केदारनाथ चौबे का परिवार मथुरा में है। शांति का वो बेटा जो लुगदी का बेटा था वो भी मथुरा में है। उसके बाकी रिश्तेदार भी हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन जिस शांति की वजह से लुगदी दोबारा जिंदा हुई थी, वो शांति अब नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। अब अगले संडे आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम कहानियां विद शम्स में किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।